Hello students, yesterday I explained you the 12th standards Flamingo book chapter number 1 the last lesson part 1। कल मैंने आपको पार्ट 1 तक फ्रेंच के बारे में एक्सप्लेन किया था। स्टोरी स्टार्ट हो गई थी जिसमें फ्रेंच जो था वह स्कूल के लिए लेट हो रहा था और वह वॉकिंग करते हुए वहाँ का एटमॉस्फेयर वॉच कर रहा था जिसमें उसने बर्ड्स की चीपिंग सुनी थी और जो सोल्जर्स थे जर्मन सोल्जर्स उनको वहाँ पे ड्रिलिंग करते मीन्स एक्सरसाइज करते हुए भी देखा था और उनकी वॉइस किस तरह की आ रही थी। एक्सरसाइज करते हुए वो ड्रमर के साथ में अपने एक्शंस करते हैं और उनका लीडर उन्हें कमांड देता है। अब नेक्स्ट पार्ट, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। इसमें फ्रेंच बोल रहे कि यहाँ पे टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिंग, कि वो सब कुछ उसे इतना अट्रैक्टिंग लग रहा था रास्ते में देखने में, उसे इतना हैप्पीनेस दे रहा था कि वह क्या सोच रहा था कि रेसिस्ट मीन्स टू स्टे अवे, कि वहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाए, कि वह जो पार्टिसिपल्स उसे स्कूल में जो आज पढ़ाने जा रहे थे और उसका होमवर्क जो मिला था इन सब से वह दूर भाग जाए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि जब वह टाउन हॉल मीन्स जो गवर्नमेंट का एक एरिया होता है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है वह टाउन हॉल उसका नाम है। वहाँ से सामने उसके सामने बुलेटिन बोर्ड जो था वो लगा था, उसके ऊपर वहाँ पे लोगों की भीड़ दिख रही थी और लास्ट 2 ईयर से वहाँ पे बहुत सारे लोग उस बोर्ड को वॉच करने आते थे। क्यों आते थे उसे वॉच करने? क्योंकि जो लॉस्ट सोल्जर बैटल्स जो हुए थे उसमें कितने उनको ऑर्डर्स मिले थे, कमांडिंग ऑर्डर्स, और क्या न्यूज़ हुई थी, उनके सोल्जर कौन डिफीट हुए थे, कौन सी बैटल उन्होंने विन की थी, कौन सी डिफीट की थी। तो ये सारी न्यूज़ वहाँ पर उन्हें बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई मिलती थी जिसे रीड करने के लिए लोग वहाँ पर कलेक्ट होते थे। वह सोच रहा था कि लेकिन मुझे यहाँ पर ये सब रुक कर के क्या मतलब है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, ऐसा सोचकर वह नेक्स्ट आगे बढ़ता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ वेचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। जब वह वहाँ से जल्दी कर रहा था जाने की स्कूल में तो उसे वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ देखा था जिसका नाम था वोचर। ब्लैक स्मिथ कौन होते? जो लोहार होते, जो आयरन को मेल्ट करके उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसके कुछ औजार वगैरह बनाते, वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर कुछ रीड करते हुए उसे दिखा था और साथ में उसका अप्रेंटाइज मीन्स उसका ट्रेनर भी था जो उसके अंडर में असिस्टेंट जो काम करते, वह बुलेटिन बोर्ड पे रीड कर रहे थे। फिर उसने उसको बुलाया फ्रेंच को और उसे बोला कि इतना जल्दी मत जाओ बब जो होता है स्मॉल, जो यंगर बॉयज़ होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें प्यार से नाम से बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है बब। तो उन्होंने वोचर ने उसे प्यार से बुलाया कि बब तुम इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो स्कूल जाने के लिए, अभी तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। वह उस समय सोच रहा था कि वह उसका मजाक बना रहा है क्योंकि वह लेट हो रहा है, लेकिन उसे जल्दी से एम हेमल के वहाँ पर उनकी क्लास अटेंड करनी थी, जो कि जैसे जल्दी भागते भागते अपनी ब्रीथ जो होती है फूल जाती है, तो इस तरह से वह भागने की वहाँ से ट्राई कर रहा था। Unusually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison, very loud,
with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यूजुअली जब भी वो स्कूल में पहुंचता था तो वहाँ पर एक ग्रेट बस्टल होती थी. ग्रेट बस्टल मीन्स जब हम बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उनके बीच में एक नॉइज़ क्रिएट होती है. ए लॉट ऑफ नॉइज़ क्रिएटेड बाय मैनी पीपल एक जगह पर रश हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और उनसे जो भी साउंड निकलती है तो उसे बोला जाता है ग्रेट बस्टल. तो जब भी वो स्कूल पहुंचता था तो उसे एक बस्टल ऐसी बहुत सारे लोगों की कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई देती थी. कोई तो क्या कर रहे थे, वो उसने स्ट्रीट के अंदर कुछ सुन रहे होते थे, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग कर रहे होते थे डेस्क को, और कोई यूनिसन्स मीन्स एट द सेम टाइम कि एक ही समय में जो काम करते हैं तो वह सब काम वो लाउड वॉइस के साथ में करते थे. तो वहाँ पे कौन होते थे? टीचर्स, स्टूडेंट्स. वो एटमॉस्फेयर किस तरह का होता था जब स्कूल मॉर्निंग में स्टार्ट होता था कि जैसे स्कूल स्टार्ट होता था तो स्टूडेंट्स को जो होमवर्क दिया जाता था तो वो उसे यूनिसन्स मीन्स एक ही टाइम पर सभी उसको ज़ोर ज़ोर से लाउड वॉइस में बोल करके और अपने दोनों हैंड्स को ईयर्स के यहाँ पर रख करके उसे लर्न करते थे जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशंस रहे. तो इस तरह की बच्चों की भी आवाज़ आती थी और टीचर्स क्या करते थे कि एक रूलर रखते थे, स्केल, और उसको टेबल के ऊपर रैपिंग करते थे. रैपिंग मतलब स्ट्राइकिंग, ज़ोर ज़ोर से बजाते थे कि बच्चे आवाज़ करें तो उन्हें साइलेंट करने के लिए डेस्क के टेबल के ऊपर रूलर को स्टिक करते थे, बजाते थे जिससे बच्चे कंट्रोल रहे. तो इस तरह की सारी कंडीशंस बच्चों की और टीचर्स का शोरगुल रहता था, वह था ग्रेट बस्टल. स्कूल पहुंचते ही उसे ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता था जिनमें स्टूडेंट्स कान पर हाथ रख के और कंसंट्रेट होकर के एक रट्टा मार के अपना लेसन सेम टाइम में ज़ोर ज़ोर से बोलना, उसे लर्न करना स्टार्ट करते थे. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be a quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वह जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे क्या था? काउंटेड ऑन मतलब डिपेंड होते अपन जिस सिचुएशंस के लिए तैयार रहते कि यह ऐसा होने वाला है, एवरीडे हम देखते हैं, लेकिन वैसा वहाँ पे उस दिन नहीं था. द कॉमोशंस मीन्स कोई भी नॉइज़ और वहाँ पे कॉन्फ्यूजन्स जो थे उसे वहाँ पर क्रिएट हुए नहीं मिल रहे थे. सब कुछ एकदम साइलेंट था. उसकी डेस्क जो थी वो उसने देखी थी तो वह भी एकदम खाली थी. वहाँ पर भी उसे कोई भी किसी भी तरह का शोरगुल नहीं सुनाई दिया, एकदम कीप साइलेंट था. एवरीथिंग क्वाइट थी. कैसी कि जैसे संडे को स्कूल का माहौल कैसा रहता है, संडे मीन्स हॉलीडे, तो हॉलीडे को स्कूल में एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर न स्टूडेंट्स होते हैं न टीचर, किसी का शोरगुल नहीं आता है. तो उसे वैसी कंडीशन वहाँ पर दिख रही थी. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. जब उसने खिड़की से फ्रेंच ने झांक करके देखा अपनी क्लास में तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो सभी अपनी प्लेस पर थे और जो एम हेमल उसके टीचर थे वह इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे. और उनका जो आयरन रूलर था, स्केल, उसे टेरिबल क्यों बोला है? क्योंकि फ्रेंच को ये डर था कि आज उसने अपना ग्रामर का पोर्शन जो दिया गया था होमवर्क का वह कंप्लीट नहीं किया था तो उसे आज ज़रूर रूलर से कोई पनिशमेंट दी जाएगी. इसलिए उसने यहाँ पर उसे टेरिबल आयरन रूलर बोला है जो उनकी आर्म के नीचे रखा हुआ था एम हेमल टीचर की. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज. जैसे ही फ्रेंच ने डोर खोला तो सभी उसको वहाँ पर दिखने लगे थे जो भी बैठे थे और उसने जिस चीज़ को इमेजिन की थी वो था ब्लश्ड. ब्लश्ड मतलब हम किसी काम के लिए गिल्टी फील करते तो शर्म से हमारा चेहरा क्या होता है कि रेड हो जाता है. फेस टर्न रेड कलर इन ड्यू टू द शेम. शर्म से चेहरा लाल हो जाना
तो उसे यह डर सता रहा था कि वो लेट स्कूल में आया था और एक तो उसने होमवर्क भी नहीं कंप्लीट किया था, तो इस बात से उसे शर्म आ रही थी और ऐसे रेड फेस के साथ में वो क्लासरूम में एंट्री कर रहा था। बट नथिंग हैपन। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन वहाँ पर उसने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि वो आज स्कूल के लिए लेट हुआ है तो क्लास में पहुँचते ही उसको एम हेमल की डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने जैसे ही उसे देखा और उसे साइलेंटली बोला कि फ्रेंच जाओ अपनी क्लास के अंदर बैठ जाओ अपनी सीट पर और हम फिर यह लेसन अपना नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize day. वह जंप होकर के अपनी बेंच के ऊपर बैठ गया और वहाँ पर उसने क्या नोटिस किया कि वहाँ पर टीचर जो थे उसके उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। स्पेशल ड्रेस उस दिन उन्होंने पहनी थी और उसके ऊपर फ्रील शर्ट पहना हुआ था। शर्ट के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ था फ्रील वाला और उनके सिर पर एक सिल्क कैप थी ब्लैक कलर की और सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था। और वो कब पहनते थे एम हेमल उस ड्रेस को कि जब कोई स्कूल का इंस्पेक्शन होता था या प्राइज़ डे होता था, लेकिन उस दिन ऐसा कोई डे नहीं था, फिर भी उन्होंने वो स्पेशल ड्रेस पहनी थी जिसे देखकर वो सरप्राइज़ हुआ था। Besides, the whole school seemed too strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the backbenchers that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और भी ज़्यादा स्ट्रेंज और शॉकिंग चीज़ उसे वहाँ पर देखने को मिल रही थी। वो क्या चीज़ थी कि वहाँ पर उसकी जो बैक बेंच जो थी वो हमेशा एम्प्टी रहती थी, उस पर कोई बैठता नहीं था, लेकिन उस दिन विलेज के पीपल वहाँ पर आए थे और वहाँ पर बैठ गए थे। तो उसे ये भी सरप्राइज़ कर रहा था कि आज स्कूल में इतने बड़े बड़े लोग क्यों आए और यहाँ पर बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए। तो यह सब चीज़ें उसे शॉकिंग कर रही थी। ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। उसमें उसको जो विलेजर पीपल्स थे उसमें एक दिखा था ओल्ड होसर। ये होसर जो है किसी का नेम है, वह कोई ओल्ड पीपल ही था जो एटलीस्ट रिटायर हो गया था 60 से 65 की एज का, और वो या तो वहाँ का कोई मुखिया होगा या सरपंच होगा। इसमें उसका क्या जॉब था वो मेंशन नहीं किया है, बट उसका नेम है होसर। उसने 3 कॉर्नर हेड पहनी थी। पहले इस तरह की 3 कॉर्नर हेड्स चलती थी जैसे काउबॉयज़ पहनते हैं अमेरिका में, इस तरह की। और उसके साथ में था वहाँ पर फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो रिटायर मेयर रिटायर पोस्टमास्टर थे, और बहुत सारे कोई अदर लोग जो थे जो एजेड पीपल थे, वे सबके सब उसे वहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए। Everybody looked sad, and Hoser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. वहाँ पर सभी लोग उसे दुखी दिख रहे थे, सैड लग रहे थे, और होसर जो था वह अपने साथ में एक ओल्ड प्राइमर बुक लाया था। ओल्ड प्राइमर जो होती है वो बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते स्टार्ट करते तो उसके अल्फ़ाबेट की एक बुक आती है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो ABCD वाली अल्फ़ाबेटिक बुक, तो वह होसर उसके साथ में वह उसकी प्राइमर बुक लाया था जो किस तरह की थी, थम्ब्ड थी, मतलब फटी पुरानी, टोन एंड डैमेज थी। फिर वह बुक लेकर के उसने अपने नीज पे रखी हुई थी, अपने घुटनों पर, और उसने साथ में अपने स्पेक्टेकल्स थे वह भी
वहाँ पर उसके पेजेस के ऊपर रखे हुए थे। इस तरह की वो बुक थी। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall giving you." अब मिस्टर हैमल जो थे वह अपनी चेयर के ऊपर बैठ गए थे। वह चीज़ उससे बहुत ज़्यादा वंडरिंग लग रही थी, शॉकिंग लग रही थी, स्ट्रेंच लग रही थी कि मिस्टर हैमल चेयर पे बैठ गए और एकदम ग्रेव मीन्स सीरियस दिख रहे थे वो बात करने के ढंग से, और उन्होंने एकदम जेंटल आवाज़ में बच्चों को बोला कि चिल्ड्रन, अब मैं तुम्हें जो है आज लास्ट लेसन तुम्हारा पढ़ाने वाला हूँ। तो यह चीज़ स्टूडेंट्स ने जब सुनी और जब फ्रेंड्स ने सुनी तो उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि वो लास्ट लेसन क्यों बोल रहे थे। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन in the school of Alice and Lauren. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you be very attentive. यह एक शॉकिंग न्यूज़ फ्रेंच ने सुनी थी, जो एम हैमल ने बोला था कि स्टूडेंट्स, बर्लिन जो है वो जो प्रशिया था जर्मनी उसकी कैपिटल, वहाँ से ऑर्डर आए हैं कि ओनली जर्मन जो टीचर्स है वही पढ़ाएंगे एलिस और लोरेन में, क्योंकि वह फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो डिफीट हो गए थे जर्मनी से, प्रशियन से, और उसकी जगह वहाँ पर फ्रेंच की जगह वे लोग अपनी जर्मन लैंग्वेज को लाने वाले थे। इसलिए इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फ्रेंच टीचर को निकाल करके उनकी जगह जर्मन टीचर को अपॉइंट करने का डिसाइड किया था। बर्लिन कैपिटल से यह ऑर्डर आया था, और जो न्यू मास्टर है वो कल से आने उनके स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आज ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप सभी उसे ध्यान से सुनिए। इस तरह की शॉकिंग न्यूज़ उन्हें सुनने को मिली थी। वॉट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ द व्रेंचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यह एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी फ्रेंड्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स जो सुनने वाले थे ऐसा लग रहा था जैसे कि थंडर क्लैप मीन्स यह कंपैरिजन क्या जाता है, रेफर्स टू समथिंग स्टार्टिंग टू अनएक्सपेक्टेड। जिस चीज़ की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है वह चीज़ शॉकिंग करने वाली हमें अचानक बोली जाती है, जिसे हमें बोलते हैं एकदम से बिजली गिर जाना। इस तरह की उसे शॉकिंग न्यूज़ मिली थी, और वह उसके लिए व्रेंचेस मीन्स हियर इट रेफर्स टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, कि जिसकी हमें आस नहीं होती है, इस तरह की कोई दुखद घटना हो जाती है तो वह व्रेंचेस उसको उस दिन सुनने को मिली थी, और वह समझ नहीं पा रहा था कि ये टाउन हॉल जो है वहाँ से इस तरह का कौन सा ऑर्डर इस तरह का पास हुआ था गवर्नमेंट का, जो एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, जैसे उन पे मानो तो बिजली गिर गई हो। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sledding on the Saar. अब इसमें उसको फ्रेंच को पछतावा हो रहा था। किस चीज़ का पछतावा हो रहा था? उसको टीचर ने बोला कि वह उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, उसके बाद वह फ्रेंच वहाँ पर उनके स्कूलों में सिखाई नहीं जाएगी, तो उसके लिए उसको एक पछतावा हो रहा था। वो बहुत सैड हो गया था, फ्रेंच बहुत सैड हो गया था, क्या सोच करके कि अब तक उसने जो लेसन सिखाया गया था फ्रेंच का उस पर अच्छे से अटेंशन नहीं रखा था, उसने ध्यान नहीं दिया था, तो वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। जब भी टीचर पढ़ा रहे होते थे फ्रेंच लैंग्वेज में तो वह सारा ध्यान अपने लेसन पे नहीं दे करके क्या करता था कि बर्ड्स जो थी उनके एग्स के साथ में खेलता था। फिर सार एक रिवर का नाम है, रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस, जो फ्रांस के पास में से निकलती है, वहाँ रिवर में वो अपना टाइम स्पेंड करता था। तो उसने अपना सारा जो इम्पोर्टेंट टाइम था, जिस टाइम उसको फ्रेंच सिखाई जाती थी, उसे सीखनी थी, वो सब उसके हाथ से लॉस हो गया था और वह सीख भी नहीं पाया था, और आज उसका वो लास्ट लेसन भी हो गया था। तो इस बात से वह बहुत सोरो हो रहा था
कि नेक्स्ट डे उनकी जो मदर टंग है वह क्लोज हो जाएगी, वह नहीं पढ़ाई जाएगी। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands were old friends, now that I couldn't give up. अब वह सोच रहा था कि मेरी जो बुक थी मुझे एक नॉनसेंस लगती थी, मतलब मैं जो बुक उठा के लाता था स्कूल में मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा बर्डन लगती थी कि ये टीचर्स क्या पढ़ाते, क्या है इतना सारा बर्डन, इतना सारा ग्रामर पढ़ना, इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ना। तो वो सब उसके फ्रेंड्स के साथ में वह क्या करता था, लीव कर देता था उसे, आई कुडंट गिव अप। लेकिन अब उसे वह सब कुछ छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उसे पहले बर्डन लगता था, प्रॉब्लम लगता था, अब वह सब कुछ उससे छूट जाएगा, जैसे वो न तो पहले अच्छे से सीखा था और न कभी आगे उसे सीखने को मिलेगा। तो इस तरह का उसे एक प्रायश्चित हो रहा था, इस तरह का वो एक सैडनेस फील कर रहा था। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टोरी आई विल टीच यू इन पार्ट 3. ओके, थैंक यू।